चलिए हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है। देखने में नाम बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इसका डेफिनेशन आप जानेंगे तो बहुत ही आसान है। स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? आप स्टैटिक्स मीन्स क्या जानते हैं? स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट जानते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रो मीन्स भी एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं चार्ज। अब आप इसे याद कर लीजिए, जैसे आपको स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट याद है, उसी तरह से इलेक्ट्रो मीन्स क्या याद होना चाहिए? चार्ज। अब इसका डेफिनेशन क्या बनता है? इसका डेफिनेशन क्या बनता है वो देखिए। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। अब देखिए चार्ज, अगर मैं आपसे कहूं तो आप ये भी वर्ड जानते हैं, ये भी जानते हैं, इंग्लिश का वर्ड ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन चार्ज ही एक ऐसा पार्टिकल है, चार्ज ही एक कैरेक्टर जो कि इस पूरे चैप्टर को डेवलप करता है। तो मुझे चार्ज को पढ़ना पड़ेगा, और चार्ज का बिल्कुल बेसिक्स नॉलेज हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है वो भी देखेंगे हम। चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर? और इतना ही मैं पढ़ते हुए ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है, जो कि फर्दर 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पता है, ये ब्रांच टोटली चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे? चार्ज पे। अब सोचिए कि फिजिक्स का इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा फील्ड सिर्फ चार्ज की वजह से। तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पहले हम चार्ज को समझें कि चार्ज होता क्या है, ये है कौन, ये किसकी वजह से है? चलिए, तो हम लोग आज इस लेक्चर में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चार्ज को जरूर, इसको आप इंपॉर्टेंट समझिए, और इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड वन इज मैग्नेटिज्म, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये तीनों चैप्टर चार्ज की वजह से, बट विथ डिफरेंट पोजीशंस। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेस्ट पोजीशन की वजह से है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म चार्ज कैसे? जब आपका चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर चार्ज की वेलोसिटी कैसी हो? कांस्टेंट हो, तो मैग्नेटिज्म पढ़ना है। अगर चार्ज की वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट हो तो क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉन कांस्टेंट मतलब होता क्या है? नॉन कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन। क्या होता है? और एक्सीलरेशन का मतलब आप जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन का मतलब पता है क्या होता है? जब कभी भी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी को गेन करने में जो फिजिकल क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं हम, उसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं।
यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी को जाने में जो फिजिकल क्वांटिटी हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। अब इनिशियल से फाइनल में जाने में आपको समय तो कुछ लगेगा ना, उस समय से आप डिवाइड कर दीजिए वेलोसिटीज के चेंज को, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। और इसका फुल डिटेल हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। यानी रेस्ट पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कांस्टेंट वेलोसिटी तो मैग्नेटिज्म, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है यानी एक्सीलरेशन होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ चार्ज की वजह से डिफरेंट डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज भी शो करता है। देखिए ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब रेस्ट पे हो, कौन, चार्ज। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। कब, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हो। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना है, एंड वन थिंग मोर, जब ये एक्सीलरेट करता है ना तो ये एनर्जी रेडिएट करता है, यानी रेडिएशन ऑफ एनर्जी, रेडिएशन ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। कब, जब चार्ज एक्सीलरेशन मोड में हो। तो समझ में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज व्हेन रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो इसको पता चल जाएगा कि बी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक्सीलरेशन मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते होंगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। इसका फुल डिटेल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, आइए, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन है, चार्ज, जिसे हमें फुल डिटेल में पढ़ना है, उसका हमें डीप नॉलेज लेना है। चार्ज होता क्या है बेसिकली। अब चार्ज होता क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है, यानी ये अपने बारे में क्या बताता है। यानी ऐसा कुछ फिजिकल कोई एनवायरनमेंट में ऐसी कोई फिनोमिना एग्जीक्यूट होती है जिसकी वजह से हमें चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ा। तो एनवायरनमेंट में वो कौन से एग्जांपल्स हैं, वो कौन से फिनोमिना हैं जिनकी वजह से हमें ये चैप्टर या चार्ज कैरेक्टर पढ़ना पड़ता है। देखते हैं, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बादलों में थंडरस्टॉर्म। जब हम स्वेटर उतारते हैं तो पिछले वाले शर्ट से रब करते हुए जब जाता है तो वो चार्ज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। बादल भी, अगर एक अकेला बादल घूम रहा है तो कोई चार्ज, कोई बिजली नहीं तड़कती, लेकिन जैसे ही दो बादल आपस में रब करते हैं तो बहुत बड़ा स्पार्क, बहुत ह्यूज अमाउंट में साउंड, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा एग्जांपल गौर से सुनिएगा, जो कि हम छोटे बच्चों को समझाने के लिए या उनसे कहते हैं कि देखिए बेटा मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं, जादू दिखाता हूं। तो हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ प्लास्टिक का स्केल ले लेते हैं, एक प्लास्टिक का स्केल ले लिया, उसको ड्राई हेयर से रब किया और फिर बच्चों से कहते हैं देखिए ये पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करेगा, देखिए इसको मैं उठा लूंगा। तो ये जो फेनोमेनास हो रहे हैं सराउंडिंग्स में, ये एक डिफरेंट कैरेक्टर नहीं लगते आपको। इस नेचर में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहना चाहती है। अगर उसके पोजीशंस को आपने चेंज किया विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपने पोजीशंस में चेंज लेके आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है उस वक्त। देखिए कैसे। अच्छा, एक बात आपने गौर किया, मैंने तीनों एग्जांपल्स में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, रबिंग प्रोसेस। कौन सा वर्ड, रबिंग प्रोसेस। मान लेते हैं इस प्लास्टिक स्केल, जिसका मास हम मान लेते हैं 2m, इसको
50% में डिवाइड करिए, यानी 50 इधर 50 इधर, यानी हाफ इधर हाफ इधर। इसका मास m मान लीजिए, इसका भी मास m, ठीक है। इस पोर्शन को आप क्या कीजिए, रब कीजिए, इस पोर्शन को रब विथ ड्राई हेयर, रब विथ ड्राई हेयर, और इस पोर्शन को विदाउट रब। विदाउट रब, क्लियर है। आपको नोटिस किस पे करना है, ये, और विथ ड्राई हेयर, और यहां पे विदाउट रब, क्लियर। अब देखिए जरा, इनके पास जब हम पीस ऑफ प्लास्टिक, सॉरी इस प्लास्टिक स्केल के पास हम जब पीस ऑफ पेपर्स लेके आते हैं, जिनका मास हम मान लेते हैं m0, इधर भी पीस ऑफ पेपर्स रख दीजिए, इनका भी मास मान लीजिए m0, ठीक है। रब करने के बाद मुझे नहीं पता इस पे क्या होता है, आई डोंट नो, देखते हैं इस लेक्चर में, हमें समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम अलग तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि इसको हमने रब किया है और इसको हमने रब नहीं किया है। तो रब करने के बाद देखते हैं कि ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करने के बाद इन पीस ऑफ पेपर्स को अपने से चिपका लेता है। क्या कर लेता है, चिपका लेता है। इनके बीच की जो दूरी थी r, वो 0 हो जाती है, यानी जो डिस्टेंस था वो 0 हो गया, और इसके बीच की जो दूरी है, मान लेते हैं ये, वो r, वो हमेशा मेंटेन रहता है। अच्छा एक चीज और, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक मैटर है, क्या है, मैटर है। और मैटर किसका बना होता है, एटम का। और एटम का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बीच में देखिए, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल पे कौन होते हैं, कौन कौन होता है भाई, आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल पे कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इस रबिंग प्रोसेस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, चलिए देखते हैं। अच्छा एक चीज और, इस मैटर के पास दो कैरेक्टर्स होते हैं, इस मैटर के पास दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है मास कैरेक्टर, और दूसरा जो कि इस चैप्टर की वजह से समझ में आएगा, जिसे कहते हैं चार्ज कैरेक्टर। मास कैरेक्टर की वजह से देखिए, ड्यू टू दिस मास, हम अभी कुछ समझने जा रहे हैं, ड्यू टू दिस मास कैरेक्टर ऑफ दिस मैटर और एनी सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कितना होता है, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यानी ये क्या कहता है कि अगर एक मास यहां पर m1 है, उससे कुछ दूरी पे मास एक m2 रखा है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। F1 टू F21, मतलब 1 पे लगा रहा है 2, 2 पे लग रहा है पहला, 2 पे लगा रहा है पहला, फर्स्ट। चलिए देखते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। 11th क्लास का चैप्टर है, 11th क्लास के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। अच्छा इसकी वैल्यू आप जानते होंगे 6.67 इंटू 10⁻11, है ना, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो प्रैक्टिकली हम देखते क्या है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि एक मास दूसरे मास को अपने से चिपका लेता है, नहीं चिपका पाता है। आप प्रैक्टिकली देखिए कि यहाँ 3 चौक रखे हैं, क्या ये इस अकेले चौक को खींच पाते हैं? ड्यू टू द मास कैरेक्टर ऑफ दिस चौक ऑफ दिस मैटर, ये एक दूसरे को चिपका नहीं पाते ड्यू टू मास कैरेक्टर। ये सेम वही चीज यहां पे हो रहा है, ये एक मास और ये मास, क्या ये आपस में चिपक जाते हैं? नहीं चिपकते। इनके बीच का डिस्टेंस 0 होता है? नहीं होता है। लेकिन ये मास और ये मास, इनके बीच का डिस्टेंस अचानक से 0 हो जाता है। कब? जब रबिंग प्रोसेस होता है विथ डिफरेंट एनी अदर मैटर्स या मटेरियल्स या सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे से अगर आपने एक को रब किया तो उनके बीच में ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो दूसरे मैटर्स पे और दूसरे मैटर्स पे
फोर्स लगाते हैं। देखिए अगर यहां पे डिस्टेंस 0 हो गया तो यही तो जादू है कि ये कैसे हो गया। इसका मतलब यहां कोई ना कोई फोर्स है। कौन है? फोर्स है। मास की वजह से कौन सा फोर्स कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पे ऐसा कोई कैरेक्टर या कोई प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट हुआ, उस फोर्स का भी नाम एक नाम होता है ना, नाम पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग कूलम्स लॉ के चैप्टर में, कूलम्स लॉ के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसका भी मैग्नीट्यूड कुछ इसी पे बेस्ड है, क्योंकि दोनों चीजें, मास भी और ये चार्ज भी, दोनों के दोनों मैटर के ही प्रॉपर्टीज का है, मैटर का ही कैरेक्टर है। तो सेम फॉर्मूला कुछ एक तरह का बनता है, ठीक है ना। तो इस मैटर में मास की वजह से ये, अब चार्ज की वजह से ये, लेकिन चार्ज क्या अभी मुझे पता नहीं, चार्ज हमने अभी पूरा फुल डिटेल नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे इसको। तो हमें इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है रबिंग प्रोसेस। अब इस रबिंग प्रोसेस में दो सब्सटेंस आपस में, दो मटेरियल्स आपस में टकराते हैं। जैसे कि मैं इस बोर्ड से टकरा रहा हूं, ये, तो आप क्या कहेंगे कि सर बोर्ड का आउटर मोस्ट और आपके शर्ट का आउटर मोस्ट हिस्सा आपस में रब करते हैं। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या समझते हैं आप? देखिए ये भी एक मैटर है, मैं भी एक मैटर हूं, आप भी एक मैटर है, ये पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें वो सब मैटर ही हैं। और मैटर किसका बना होता है? एटम का। और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है जिसमें आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? तो यहां रबिंग प्रोसेस में अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे आउटर मोस्ट मैटर के ऊपर एटम होता है, एटम के ऊपर उसका स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन मेरे शर्ट के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, यानी आउटर मोस्ट पे तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो टकराएगा कौन? रबिंग प्रोसेस में हिस्सेदारी कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। क्लियर होगी बात? अब जरा यहां पे एक वर्ड, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एक वर्ड हम इलेक्ट्रॉन्स का केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है सब्सटेंस का अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए जो क्षमता होती है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ऑन टू अवर इलेक्ट्रॉन्स, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू होल्ड ऑन टू अवर इलेक्ट्रॉन्स। जरा देखिए, द एबिलिटी ऑफ substance to hold on to electron। on to मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू होल्ड, यहां पे आप अवर भी लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू होल्ड ऑन टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी वह क्षमता किसकी? सब्सटेंस की होल्ड करने की। किसको? अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात समझ में आई? यानी रबिंग प्रोसेस में जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रब करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, किसके देखें जरा, एक है ड्राई हेयर है और दूसरा क्या है? प्लास्टिक स्केल है। एक है ड्राई हेयर, दूसरा क्या है? प्लास्टिक स्केल। क्लियर होगी बात? तो अब आखिरी हिस्सा जो एटम है उसका हम एक डायग्राम बनाते हैं और वहां से समझते हैं कि चार्ज में हुआ क्या, यहां ऐसा क्या हुआ जो कि चार्ज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए जरा, तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं प्लास्टिक का बना रहा हूं और एक मैं ड्राई हेयर का बना रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड मैंने बनाया है और उसके ऊपर क्या है? शेल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पे मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ड्राई हेयर का बनाया है
कुछ डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये हमें उतना गौर नहीं करना है, ये हमारा हिस्सा नहीं है, जरा देखिए, फिर भी देख लीजिए, चलिए छोड़िए। ये आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिर में ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनका जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हर एक प्रोटॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। हर एक प्रोटॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता। तो इसका मतलब ये इसको होल्ड करके रखा है, हैविंग डिस्टेंस सम, इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है? आर बी, और इसको हम मान लेते हैं कि इनका डिस्टेंस आपस में क्या है? आर ए। अब प्रैक्टिकली आपको देखने के लिए मिल रहा है यहां पे कि आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। ये ड्राई हेयर है, क्या है? ड्राई हेयर, ये हेयर, और ये क्या है? प्लास्टिक। ये हेयर है और वो प्लास्टिक। इस इलेक्ट्रॉन की इस प्रोटॉन से दूरी ज्यादा है और इसकी कम है, तो जब दूरी ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? कम होगी। अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की क्षमता क्या होगी इस सब्सटेंस की? कम होगी, और इसकी ज्यादा होगी। तो जब रब होगा तो किसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? इसका, क्योंकि इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर ए रहेगा, और इनके बीच का डिस्टेंस तो आर बी है, और आर बी बड़ा है, आर ए छोटा है, तो ये अब इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। रबिंग प्रोसेस में वो इसके साथ फंस करके इधर चला आएगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहां पे देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये 10-10 मान लेते हैं, ये 20-20 मान लेते हैं। पूरा सम कीजिए, देखिए कितना है? 60। एक सिंपल सम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे कितना बचेगा? यहां पे आ गया तो इधर पे क्या होगा? इधर भी सम कीजिए, कितना है? 60 अगेन। तो ये T1 टाइम पे 60 और ये T2 टाइम पे भी 60। फिर से सुनिएगा कि दो आपस में मैटर रब कर रहे हैं, रबिंग प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसकी वजह से अब एक नेचर है, इंसान का भी ऐसा ही नेचर है। अगर आप उससे कोई चीज ले लो तो वो आपसे लेने की इच्छा रखता है, आपसे वो लेने की इच्छा रखता है। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और दूसरा वाले को, अब दूसरे को देना भी, क्योंकि उसने उससे लिया है तो वापस करेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसको अपने लेने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है। उसी तरीके से इस प्लास्टिक के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अभी अपना कर्ज क्या करना चाहेगा? उतारना चाहेगा भाई। तो वो क्या करना चाहेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि वो प्रोटॉन ले लेता है, प्रोटॉन लेकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक मैटर स्टार्टिंग में कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो अपनी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए वो दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, और अपने आप को वापस न्यूट्रल कर लेता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो फेनोमेना देख रहे हैं, यही चार्ज कैरेक्टर है। किसका है? मैटर का है। और इस कैरेक्टर की वजह से वो क्या करता है? दूसरे मैटर्स को खींच लेता है, उन पे फोर्स लगाता है। अब ये जो फोर्स लगा रहा है ना, तो इस दायरे में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है, इस फील्ड में वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, जिसको कि हम आगे चल करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा था ना, रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करता है ई। तो रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा यहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस फील्ड में अगर कोई दूसरा मैटर आ जाता है तो उसको क्या कर लेता है? फोर्स लगाता है, खींच लेता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस फील्ड के बाहर कोई है तो इस पे फोर्स नहीं लगता, इस पे फोर्स नहीं लगता, क्योंकि ये इस फील्ड के बाहर है। हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि जितने दायरे तक हम किसी को खींच लें वो मेरा अपना फील्ड होता है, उतना ही उस प्लास्टिक का भी यहां पे फील्ड बन गया, जिसमें कि कोई दूसरा मैटर है तो उसको खींच लेता है।
तो यहां पे मुझे इस चीज समझ में आता है कि जो चार्ज है ना, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसका? मैटर का, जिसकी वजह से वो क्या करता है? दूसरे मैटर्स को खींचता है, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, या उसको एक्सपीरियंस करता है, उसको फील करता है। ये सब कब होता है? जब रबिंग प्रोसेस होता है। रबिंग प्रोसेस में भी एक मस्ट फिनोमेना होना जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पे हम कुछ चीजें अभी लिख देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? क्योंकि मास है तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10⁻227 kg। यानी हर एक मास, हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके पास मास है। तो इसके पास मास हुआ, इसके पास मास है तो एटम के पास मास हुआ, एटम के पास मास है तो बहुत सारे एटम से मासेस मिलकर के मैटर बना है। यानी मैटर के पास एक मास कैरेक्टर है, यह हमें दिखता है। लेकिन एक चार्ज कैरेक्टर भी है। यह कैसे आता है? रबिंग प्रोसेस से आता है। रबिंग प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अब थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी मैंने कि जब कोई चीज किसी का खो जाता है तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी न्यूट्रलिटी खो जाती है, तो उसको गेन करने के लिए वो क्या करता है? फोर्स लगाता है। अपने ही दायरे के अंदर अंदर वो फोर्स लगा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही तो पूरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ भी आगे पढ़ेंगे, ये भी आगे पढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो यहां मुझे समझ में आता है कि चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज कहते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। लिख लें इसको, मेरे ख्याल से भी समझ में आया। अब एक चीज और, ये चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि एक फिनोमेना होने के बाद दोनों में डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यहां पे देखिए प्रोटॉन डोमिनेटिंग नेचर का होता है। कौन होता है? प्रोटॉन डोमिनेटिंग नेचर का है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो डोमिनेटिंग नेचर किसका हो? प्रोटॉन का। तो ये बॉडी कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहां पर डोमिनेटिंग नेचर किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो नेचर के इस पे कौन सा चार्ज माना जाएगा? निगेटिव। देखिए मैंने कहा माना जाएगा, है ना, ये नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जब रबिंग प्रोसेस करते हैं तो ये किसी को अट्रैक्ट करता है। अगर रबिंग प्रोसेस करने के बाद इसको मैं किसी दूसरे मैटर से टच करने के बाद फिर से पीस ऑफ पेपर के पास लाऊंगा तो ये उसको अट्रैक्ट नहीं करता। ये भी एक हमने नेचर में देखा है। ऐसा हमने देखा है कि टीवी स्क्रीन पे सामने अगर आप जाते हैं तो आपके हेयर्स को अट्रैक्ट कर लेता है, और टीवी स्क्रीन को आप पहले रब कर दीजिए, पूरा अच्छे से पोंछ दीजिए, उसके बाद आप अपने हैंड को लेके जाइए, तो नहीं करता है। क्योंकि वहां पे वो जीरो हो जाता है। वहां पर जो भी कैरेक्टर था, जो भी था, वो क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो तभी हो सकता है, मैथ का एक टर्म है ना जीरो, मैथ में समझाता है। क्या समझाता है? कि अगर +5 है उसको प्लस करो -5 से, तभी वो क्या होगा? जीरो। यानी एक क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए आपका निगेटिव और एक क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव। एक को निगेटिव चार्ज कहा गया, एक को पॉजिटिव चार्ज कहा गया। क्योंकि जीरो तभी हो सकता है जब सेम मैग्नीट्यूड में एक निगेटिव हो, उतने ही मैग्नीट्यूड में एक पॉजिटिव हो। इसीलिए कहा जाता है ई के पास दो वैल्यूज होती हैं। ई के पास कितनी वैल्यूज होती हैं? ई के पास दो वैल्यूज होती हैं। कितना? E इज इक्वल टू +/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। E इज इक्वल टू +/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये कैसे फाइंड किया गया है? बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E की वैल्यू फाइंड की गई है। ये भी सारी वैल्यूज फाइंड की गई हैं एक्सपेरिमेंट से। उसी तरह से E की चार्ज वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है? E की बेसिक चार्ज वैल्यू है। E की कौन सी वैल्यू है? चार्ज वैल्यू है।
दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिक मैग्नीट्यूड, बेसिक वैल्यू, क्वांटिटी जिसे कहेंगे चार्ज का। चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन के पास है। तो ये कैसे फाइंड किया गया है? बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप। क्लियर होगी बात? यानी ई के पास चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? इतनी। ई के पास मास की वैल्यू कितनी होती है? इतनी। प्रोटॉन के पास मास की वैल्यू कितनी होती है? इतनी। तो सेम एक जगह अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो कहीं पॉजिटिव चार्ज किया है, तो पॉजिटिव के पास भी चार्ज कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहां पे माइनस है तो माइनस का चार्ज कितना होगा? माइनस 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आगे बढ़े अब, चलिए ठीक है। तो मुझे ये चीज पता चलता है कि चार्ज क्या है। अब मैं चार्ज को समझ चुका हूं कि चार्ज के लिए होता क्या है? रबिंग प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें ये चीज समझ में आता है। अब इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए जरा, मैं इस पोर्शन को रब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि हम चार्ज पढ़ते पढ़ते उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे। ये चार्ज ओवर होता है। अब देखिए कुछ ही मिनट्स में आपके प्रॉपर्टीज भी आप यहीं से समझ लेंगे, यहीं से आप प्रॉपर्टीज भी समझ लेंगे। मैंने कुछ चीजें अब यहां पे छोड़ रखी हैं, उनको हम प्रॉपर्टीज में धीरे धीरे ओपन करेंगे। तो बिल्कुल पूरा ध्यान बनाए रखिएगा। यहां पे देखिए, तो हमने अब यहां से क्या निकाला? चार्ज। अब इस चार्ज के लिए जगह मैं कुछ चीजों को लिख रहा हूं। मस्ट क्या है? रबिंग प्रोसेस। अब इस रबिंग प्रोसेस में भी एक मस्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तब तो चार्ज कैरेक्टर होगा ही नहीं। ये भी हो सकता है। कैसे? हमने अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा था ना, अगर वो सेम मटेरियल्स हो गए तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होगी, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देंगे। यानी ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब RB इज इक्वल टू RA के बराबर हो। यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये नहीं भी हो सकता है। कब? जब RB इज इक्वल टू RA हो। क्लियर होगी बात? तब क्या होता है? तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही सब्सटेंस का, इसका मतलब क्या है? सेम है। और सेम तभी हो सकता है जब मटेरियल सेम हो, अदरवाइज सेम नहीं हो सकता। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक लिस्ट होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, उस लिस्ट को देखिएगा। उसमें सबसे ऊपर ह्यूमन स्किन होता है, फिर ह्यूमन हेयर्स होते हैं, फर होते हैं, फिर पेपर होता है, लास्ट में कहीं जाकर के आपको प्लास्टिक दिखेगा, बीच में आपको वुलन, पीस ऑफ पेपर, प्लास्टिक, एसीटेट, ये सब सारी चीजें ऊपर हैं। और आप पूरे लिस्ट को देखिएगा एक बार, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा लिस्ट पता चल जाएगा। ठीक है ना? अब जरा देखिए, तो यहां से हमने क्या निकाला? चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज का आप डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को डेफिनेशन भी जरूरी थी। नॉलेज तो हमने निकाल लिया, अब डेफिनेशन भी जरूरी है, क्योंकि हमें बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन भी देने पड़ते हैं ना। चार्ज का डेफिनेशन क्या बनता है भाई? हमने क्या बोला? इट इज द प्रॉपर्टी associated with सब्सटेंस बोलिए चाहे मैटर बोलिए चाहे कुछ बोलिए, इस तरह से सब्सटेंस और मैटर लिख लीजिए। सब्सटेंस और मैटर, it is the property associated with substance or matter due to which
ड्यू टू विच इट produces and experience electrical and magnetic field। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करते हैं और अगर उसमें चले जाएं तो एक्सपीरियंस भी करते हैं। यानी एक न्यूट्रल बॉडी के पास भी चार्ज होता है, उसको लाना पड़ता है बाय रबिंग प्रोसेस, बाय इंडक्शन प्रोसेस, बाय कंडक्शन प्रोसेस। यानी चार्ज के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस आते हैं, एक रबिंग प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस। लेकिन सबसे बेसिक प्रोसेस कौन सा होता है? रबिंग प्रोसेस होता है। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं। तो चार्ज ये समझ में है, इट इज डिनोटेड बाय Q। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है, अब इसको निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं डाला गया। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, उन 7 या 9 क्वांटिटीज में से चार्ज नहीं है, उसकी जगह करंट है, एम्पियर है। तो हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं करंट का, I इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, तो Q अपॉन T। तो यहां से देखिए Q कैसे निकलेगा? Q इज इक्वल टू IT हो गया, और I का क्या होता है? यहां डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, I का A होता है और टाइम का T होता है। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? चार्ज का। ठीक है, क्लियर होगी बात? इतना तो हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी जब हम पढ़ेंगे, इतना हर एक के लिए करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, SI यूनिट और बेसिक। इसके हम लोग कूलम भी होता है, इसको हम 2 और में मिली माइक्रो कूलम और मिली कूलम भी पढ़ेंगे। 10⁻⁻⁶, 10⁻³ इस तरह का लगता जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। चार्ज हमने पढ़ लिया, चार्ज को रब कर दें। अब हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चलिए थर्ड पढ़ना है। अब ये हो गया, ये हो गया, अब इसकी बारी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखिए कहानी फिर से यहीं पे आती है, क्योंकि मैंने कहा था प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाली चीज नहीं होती, प्रॉपर्टी अपने आप पता होनी चाहिए। जब आपको चार्ज पता चल गया तो यहीं से प्रॉपर्टी निकल के आती है। वो भी देखिए कैसे। हमने जब इसको ऐड किया था, तो कैसे किया था? प्लस और माइनस दोनों को ऐड किया तो 0, दोनों को ऐड किया तो 0। यानी इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? एक एडिटिविटी प्रॉपर्टीज यानी एडिशन प्रॉपर्टी। दूसरा यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है, जब भी ट्रांसफर हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा एक ही होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्या ये आधा होके जाता है? नहीं जाता। कैसे? देखिए जरा, जब भी आप कोई भी चीज लेने जाएंगे, जैसे कि एक सेव ले लीजिए, एक सेव को आप 2 हिस्से में बांट सकते हैं, उसको फर्दर बहुत सारे पार्ट्स को डिवाइड कीजिए, 2, 4, 8 ऐसे करके डिवाइड करते 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 ऐसे हिस्से पे चले जाइए। कहां पे? उसके एटम पे चले जाइए, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चले जाइए। इसको भी आप तोड़ सकते हैं, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। तोड़ करके देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल इसको माना जाता है। यानी अगर ये सबसे छोटा है तो ये टूटेगा नहीं। 1 kg राइस
हाफ हाफ केजी हो सकता है, लेकिन एक राइस के टुकड़े को तोड़ तोड़ करके उसके एटम उसके इलेक्ट्रॉन पे चले जाए, फर्दर वो टूटता नहीं। अगर वो टूटता नहीं तो वो क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल अगर टूटता नहीं है यानी वो कैसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। इसीलिए एक प्रॉपर्टी और आप पढ़ते होंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्लियर होगी बात? तो हमने एक एडिटिविटी देखा, क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी देखा। एक चीज और देखिए, मैंने क्यों यहां पे T1 और T2 लिखा था? ये बिफोर रबिंग है या आफ्टर रबिंग है? बिफोर रबिंग पे देखिए, बिफोर रबिंग में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूरे सिस्टम के लिए, ये एक सिस्टम हो गया ना, इसको भी कंसीडर कीजिए, ये पूरा वही तो है, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक पूरा सिस्टम है, ये पूरा क्या है? एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में देखिए, प्लास्टिक और हेयर यही दोनों हिस्सेदारी करते हैं, ठीक है? तो अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम में देखिए जितना T1 टाइम पे है 60, तो क्या T2 टाइम पे भी तो उतना ही है? ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? कंजर्व होना। यानी जितना पहले था उतना बाद में भी है, इसका मतलब ये क्या है? कंजर्व है। इसका मतलब ये क्या है? कंजर्व है। सो चार्ज ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जिस तरह से कि मास भी एक कंजर्व प्रॉपर्टी है, मास भी एक कंजर्व प्रॉपर्टी है। बहुत सारे कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज हैं, एनर्जी, इस तरह से हम और बाकी सारे मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं ना, जो कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज को ओबेज करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है? उसी तरह से चार्ज भी एक कैसी क्वांटिटी है? कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है? चलिए देखिए, तो यहां पे हमें और क्या दिखा? एडिटिविटी दिख गई, क्वांटाइजेशन दिख गया, कंजर्वेशन दिख गया, और बाकी एक चीज तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं। चलिए इनका डेफिनेशंस लिख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने हो तो ये रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। निगेटिव नेगेटिव अगल बगल में आमने सामने हो तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी ये क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लियर? सेकंड क्या है? इसी तरीके का है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आमने सामने तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, मास कैरेक्टर में भी अट्रैक्शन हम देखते हैं, चार्ज कैरेक्टर में भी अट्रैक्शन है, लेकिन चार्ज कैरेक्टर में रिपल्शन भी है। इसीलिए कहा जाता है रिपल्शन क्लियरिफाई द इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन यानी रिपल्शन क्लियर करता है कि वहां इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं करता, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो मास है तो अट्रैक्ट कर लिया होगा। तो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी मास कैरेक्टर की वजह से भी होता है और चार्ज की वजह से होता है, लेकिन मास के पास रिपल्शन प्रॉपर्टी नहीं होती, रिपल्शन वाला प्रॉपर्टी नहीं, वो सिर्फ किसके पास होता है? चार्ज के पास। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन क्लियर्ड बाय रिपल्शन प्रॉपर्टी, रिपल्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, चला देखिए, चलिए देखिए इसका मतलब क्या हो? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? थर्ड क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच टोटल सम of the charge on any substance obtained by algebraically method। क्या लिखता है हम? It is the property due to which total charge on any body या सब्सटेंस लिख लीजिए, ऑन एनी मैटर
भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, बॉडी भी लिख सकते हैं। ऑन एनी मैटर या सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय, it is the property due to which total charge on any matter obtained by adding obtained by addition by algebraically method, obtained by algebraically method। algebraically method, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं जाना। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच टोटल चार्ज ऑन एनी मैटर ऑब्टेन्ड, टोटल चार्ज, क्या, टोटल चार्ज ऑन एनी मैटर ऑब्टेन्ड, मिलता है, पाया जाता, होता है, कितना, कैसे, बाय एल्जेब्रिकली मेथड, बाय एल्जेब्रिकली मेथड। क्लियर हो गई? इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच टोटल चार्ज ऑन एनी मैटर ऑब्टेन्ड बाय एल्जेब्रिकली मेथड। और एल्जेब्रिकली मेथड क्यों? क्योंकि चार्ज कैसी प्रॉपर्टी होती है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? चार्ज इज अ, एक और लाइन लिख लीजिए इसी में, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये स्केलरली या एल्जेब्रिकली मेथड से ही ऐड होगा। ये कैसे होता है जरा देखिए, ऊपर रब कर दे रहा हूं मैं। अगर किसी मैटर या सब्सटेंस पे यहाँ +5 कूलम है, यहाँ -3 कूलम है, यहाँ +2 कूलम है, ठीक है, तो फाइनली इस पे कितना चार्ज बचा? फाइनली इस पे कितना चार्ज बचा? +5 -3, तो +2 और +2 कितना हो गया? +4। तो हम इसको कैसे करेंगे? Q टोटल इज इक्वल टू +5 प्लस -3 प्लस 2। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐड करते समय आप साइन लिखना नहीं भूलेंगे, आप साइन का भी इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। और इसका सम अब कितना आया? +5 -3 +2 बचा, और +2 कितना हो गया? +4 कूलम। यानी Q टोटल कितना हो गया? +4 कूलम। चलिए आगे बढ़े। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए जरा, फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज अ प्रॉपर्टी it is a property by virtue of which charge on any body is in the form of integral multiple of basic unit of charge. Charge on any body is in the form of charge on any body is, ये is लिखा है, in the form of integral multiple, इंटीग्रल मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
बेसिक चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक चार्ज ऑफ या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज लिखिए, दैट इज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या लिखा हमने, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। तो अब जो डेफिनेशन उसको एक हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में दे देते हैं, क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज का मतलब Q ऑन एनी बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, यानी ये चीज किसके बराबर है, इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ई कहते हैं ना भाई, ई। तो जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखा उसे हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहां पे क्या है, चार्ज है, यहां पर ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, यहां पर ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, जिसे कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर होगी बात। तो इंटीजर क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से। एक और इसकी एक और इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बनता है, इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बनता है, वो क्या बनता है, यहां पे देखिए लिख रहे हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, या ऐसे लिखिए, क्वांटाइजेशन, ड्यू टू इट, ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज ऑलवेज बी इन इंटीजर। आप खुद से लिख लीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। आप लिखिए, मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस in the form of integral, integral या integer, integer in the form of integer। ये भी एक डेफिनेशन है, इसको कोई काट नहीं सकता, ये भी बहुत ही छोटा प्यारा डेफिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, वही कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होंगे, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। फ्रैक्शनल फॉर्म का क्या मतलब होता है, 1/2 5/3 इस तरह से जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में आए, ये ऐसा चार्ज नहीं होता, चार्ज ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गई बात। अच्छा, हमने एक चीज और मिस कर रहे हैं हम जरा, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन आजकल के इन्वेंशन में आज जो हम अभी सुने होंगे, एक क्वार्क्स सुने होंगे, क्या सुने होंगे, क्वार्क्स। क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन का 1/3 पार्ट होता है। इसी तरह से आगे प्रोसीड करता है, क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी किसको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन को, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ही पढ़ेंगे और किसी को नहीं। लेकिन जानकारी में रखिए कि क्वार्क्स एक खोज हो चुकी है, इसके ऊपर आप फर्दर आप भी खोज कीजिए। चलिए ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखें अब, क्वांटाइजेशन। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लगाएंगे। चलिए देखिए, हमने चार्ज के सारी प्रॉपर्टीज यही से निकाली ना। एक लास्ट कौन सी है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन देखिए, T1 टाइम पे जितना हो उतना ही T2 टाइम पे भी हो, इसके इसी का मतलब क्या है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को इसका मतलब ये फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है, it is the property, yeah,
ऐसे लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिमेन सेम और कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है इसका मतलब, ये भी एक प्रॉपर्टी में है, तो इसको ऐसे लिखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच charge always constant या always constant एंड इसको और क्या लिख सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड for an isolated system। क्लियर होगी बात? इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड, बराबर होते हैं और हमेशा कंजर्व्ड होते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसके लिए? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। आप ये भी तो कर सकते हो कि दो प्लास्टिक स्केल लिए आपने, या एक दूसरा में एक मैटर डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसको रब किया और रब करने के बाद अब इस सिस्टम में आप नहीं रहना चाहते, आप दूसरी जगह चले गए, तो ये सिस्टम अब नहीं रहा, ये सिस्टम क्या हो गया, हट गया। तो आप इसे लेकर के ये कह सकते हैं कि मैंने चार्ज को क्रिएट किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज को आपने क्रिएट किया। अगर आप ये कहते हैं तो गलत है, क्योंकि आप वापस यहीं पे जहां आप जिस सिस्टम से भागे थे, तो उस सिस्टम के लिए आप फिर से देखिए, तो जितना पॉजिटिव लेके गए थे ना, उतना ही नेगेटिव भी तो है। तो इस सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कितना है, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। आप लेकर के चले जाओ तो आप कहोगे कि हाँ मैंने चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके लेके आऊं। कब? जब आप आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर हैं, तब आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसे आप सिस्टम में हमेशा कंजर्व होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है। एक चीज और, आप चार्ज क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कैसे? पेयर्स में क्रिएट कर सकते हैं और पेयर्स में ही डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन आप इस यूनिवर्स में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से बना दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। और बना हुआ इलेक्ट्रॉन एक खत्म कर दें आप, दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी आप चार्ज को ना तो बना सकते हैं, ना ही तो खत्म कर सकते हैं। सो यहां हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, पूरा एक लेक्चर खत्म होता है, जो कि चार्ज समझते हैं। चार्ज और प्रॉपर्टी हमने समझ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, चार्ज मिल गया। अब चार्ज के साथ क्या क्या होता है, जैसे कि हमने आपके लिए टारगेट छोड़ा है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरीके से अब हर लेक्चर में कुछ ना कुछ टारगेट आपके लिए देते रहेंगे। अब इनको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें देखिए ना, एक लिंक बनता है। आप जब एक लिंक बनाना शुरू कर देंगे ना पढ़ाई के साथ, तो पूरा चैप्टर एक साथ आपको याद रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज बाय रबिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स, एक कैरेक्टर जो कि वापस लेने की न्यूट्रलिटी को गेन करना, तो उसकी वजह से फोर्स किस में एक दायरे में लगता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, सेम चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये सारी प्रॉपर्टीज बनती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं, एंड थैंक यू। ओके।